कुछ बेसिक पॉइंट से शुरू होते हुए हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर इलेक्शंस, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या चीज है जो कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, तो ये दोनों डिस्कस करने थे। ये हम यहाँ तक हम करीब कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन कैंपेन, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया, कि हमारे हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं ये डेमोक्रेटिक हैं, तो हम किस सेंस में कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू इलेक्शंस। तो सबसे पहले जैसे शुरुआत हम देखते हैं व्हाई इलेक्शंस, तो ये तो दुनिया का एक मैप है कि किस तरीके से कहाँ इलेक्शंस का सिस्टम होता है। तो जो फुल डेमोक्रेसीज हैं एंड फ्लॉड डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पे चुनाव होते हैं एंड प्रॉपर तौर पे होते हैं कि लोगों के पास चॉइस है, सरकारें बदलती हैं। और इसके बाद ये जो है हाइब्रिड रेजीम्स एंड अथॉरिटेरियन रेजीम्स, ये जो आपको पर्पल में एंड रेड के शेड्स में जितने भी देश दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शंस का सिस्टम फुली फंक्शनिंग नहीं है। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि चुनी हुई सरकार को हटा के मिलिट्री का रूल हो जाता है, या जो चुने हुए लोग हैं वो डिक्टेटर बने हुए हैं, चुनाव होने नहीं देते, होने देते हैं तो बस कहने के चुनाव हैं, जितने भी आपको पर्पल एंड रेड में दिखाई दे रहे हैं। और ब्लू एंड लाइट ब्लू तक में ये है डेमोक्रेसीज जो कि आप देख रहे हैं। फ्लॉड डेमोक्रेसी इन द सेंस है डेमोक्रेसी, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और कई सारी और चीजों में कि जिस तरीके से सरकार चुनी जाएगी, इन सब में कुछ फ्लॉज हैं, तो इस वजह से इन्हें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है, फुल डेमोक्रेसी नहीं कहते। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये फुल डेमोक्रेसी जिनको कह रहे हैं, ये इनका कहने का सेंस ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब हर आदमी को हक है। तो इस सेंस में कि यहाँ लोगों से इतना ज्यादा वायलेंट क्राइम्स नहीं होते हैं, इन जगहों पे होते हैं तो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की अपराधी को सजा मिले, इन सब का प्रोसेस थोड़ा सा बेटर है। जर्नलिस्ट के खिलाफ कितना एक्शन हो रहा है, सरकार किस तरीके से रवैया रख रही है नागरिकों के लिए, ये सब चीजों को रखा गया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सारे के सारे डेमोक्रेसी फ्लॉड है। एक्चुअली हकीकत के सेंस में अगर आप वो कमियां निकालने पे आ जाए तो हर डेमोक्रेसी एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और जब हम चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में जाएंगे तो ये सब चीजें आगे आएंगी। लेकिन यहाँ कम से कम ये हमें दिख रहा है कि कहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं, कहाँ चुनाव होते हैं ठीक ठाक तरीके से। तो जैसे हिंदुस्तान हम देखते हैं ये फ्लॉड डेमोक्रेसी में काउंट किया है, लेकिन डेमोक्रेसी है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पर्पल में दिख रहा है, ये हाइब्रिड रेजीम। कभी सरकार मतलब लोगों की चुनी हुई सरकार का राज होगा, हटा के मिलिट्री का राज हो गया। और जो चुनी हुई सरकार है भी उसके पास क्या पूरी ताकत है काम करने की? नहीं, क्योंकि उसको बात बात पे मिलिट्री का भी परमिशन चाहिए। तो मतलब एक डुअल पावर के जैसा है कि वहां मिलिट्री का भी अच्छी खासी ताकत है और सरकार की भी ताकत है, और मिलिट्री अक्सर सरकार को हटा देती है। तो हाइब्रिड रेजीम इस सेंस में कहा गया। जैसे पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में 30 से ज्यादा साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। और कभी कभार होता है कि जनता की चुनी हुई सरकार आती है और उस पर कितना पावर है कि नहीं, कि मेन पावर ISI के पास है, मिलिट्री के पास है, सरकार फैसला लेती तो होता है कि नहीं। ठीक है, इस सेंस में जुडिशरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है इलेक्शंस का सिस्टम है, चुनाव। और चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये कि राजशाही के सिस्टम को हटाया गया, कि कुछ लोग हैं जो कि फैसला लेंगे, सारे के सारे लोगों को पावर मिलनी चाहिए। तो सब जगह आजादी के आंदोलन हुए पूरी दुनिया भर में कि लोगों के लिए जो सरकार बने वो लोगों की सोचे। और ये कब होगा? जब लोग सरकार में होंगे। तो अब इतनी जहां पे छोटी मोटे कबीले हैं कि 150-200 का कबीला है तो आपस में मिल बैठ के सब डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जहां इतनी बड़ी आबादी है वहां इतने सारे लोग एक साथ मिलके डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्शंस आते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और इनके प्रतिनिधि जो हैं ये मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या कानून बनेगा, किस तरीके से राज होगा, टैक्स का पैसा जो आएगा वो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। और अगली बार जो चुनाव होगा तो अगर लोगों को ठीक लग रहा है काम तो लाएंगे दोबारा से, नहीं तो किसी और पार्टी को ताकत दे देंगे। तो ये इलेक्शंस का पूरा सिस्टम रहा। और ये इलेक्शंस का सिस्टम बस इसी सेंस का था कि इतने सारी आबादी एक साथ मिल बैठ के फैसले नहीं ले पाएगी।
तो यही मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं इलेक्शंस, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं चुनाव में, और जो पावर में आती है, मेजोरिटी बनाती है, उसकी सरकार बनती है। यहाँ पे अब आता है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हम कैसे कह सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ये हमने जैसे देखा था कि कई सारे इसके फीचर्स हैं, बेसिकली 4-5 फीचर्स। कि सबसे पहली चीज, हर किसी को चुनने का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कुछ समुदाय वोट दे रहे हैं, कुछ समुदाय वोट नहीं दे रहे हैं। आदमी वोट दे रहे हैं, औरतें वोट नहीं दे रही हैं, अमीर लोग वोट दे रहे हैं, गरीब लोग नहीं दे रहे हैं। आपको सब लोगों को वोट देने का अधिकार हो और हर वोट की बराबर कीमत हो, तब जाके आप उसे कह सकते हैं कि हाँ, ये एक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। सेकंड, जो भी पार्टीज या कैंडिडेट्स जो चुने जा रहे हैं, एक्चुअली कुछ चॉइस मिलना चाहिए लोगों को कि इतने सारे ऑप्शंस में से आप चुन के बताएं। अगर एक ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, तो इसे भी हम प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते। तीसरी चीज, ये जो चॉइस ऑफर्ड है, ये टाइम पे होना चाहिए, एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसी वजह से हर कुछ सालों में चुनाव होते हैं। चौथी बात, कि जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया है, एक्चुअली वो चुनकर आए। इसमें गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए कि लोगों ने इस आदमी को ज्यादा वोट दिया लेकिन बन कोई और गया। और पांचवी चीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके सेंस से हम कह सकते हैं कि चुनाव, लेकिन फिर भी उस सेंस में पैसा कम रखा जाए तो कहा जाता है कि चलो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन ये जरूरी है कि फेयर कम से कम तो हो इतना, और वोट देने के लिए कम से कम पैसा नहीं लगे, इतना तो कम से कम हो। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, जिन 5 क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि चुनाव हो रहे हैं तो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। ये शोपीस के चुनाव नहीं है कि राजा ने चुनाव करवाया है और बस एक ही उसमें ऑप्शन है कि मुझे को वोट देना है। और ऐसे कई सारे देशों में ऐसे चुनाव होते हैं, इस वजह से ये बात आती है। इसके बाद अब आता है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इलेक्शन के सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं कई सारे, जो कि हमने कई सारे चीजें कल डिस्कस करी। जैसे कि एक डिसएडवांटेज ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है। इन अलग अलग इतनी सारी पार्टीज जब लड़ती हैं तो पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है बहुत ज्यादा, और इसके चलते लोग, ये पॉलिटिकल पार्टीज उल्टे सीधे रास्ते अपनाती हैं कि कई बार शराब बांट रहे हैं, नशीली चीजें बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, झूठे बातें बोल रहे हैं, झूठे झूठे वादे कर रहे हैं, दूसरी पार्टी पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे ये पार्टी पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, और एक दूसरे पे एलिगेशंस लेवल करना और डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना। तो ये सब दिक्कतें हैं, और इससे समाज में भी कहीं ना कहीं दुश्मनी पैदा होती है। और इसमें ये भी बात है कि राजाओं का जो सिस्टम रहा है, राजाओं के सिस्टम में राजा को पब्लिक में, अपनी जनता में किसी को मरवाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब इस सेंस में किसी समुदाय को दुश्मन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई समुदाय बगावत करता है तो लड़ाई कर लेते थे, मारकाट भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन एज सच राजा को बार बार चुनाव नहीं लड़ना है। तो अगर राजा चाहते हैं तो शांति बनी रहेगी। ये समुदाय, वो समुदाय, 4 तरह के समुदाय हैं, ये चारों के चारों शांति से रह सकते हैं। इस वाले सिस्टम में क्या है, चुनाव जब हो रहा है तो सबकी अपनी अपनी पार्टी है, और यहां पे ये चीज आ जाती है किसी एक समुदाय को दुश्मन दिखाना कि यार ये दुश्मन है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इसका एक ड्रॉबैक है। और ये जैसे कैश सीज्ड की बात है कि कितना कितना कैश कहां चुनावों में कितना कितना पैसा चलता है, कितना पैसा चलता है, कितनी शराब चल रही है, कितनी सब चीजें चल रही हैं। और इन सब के चलते जो अच्छे लोग हैं वो पीछे पछड़ जाते हैं कि इतना पॉलिटिकल कंपटीशन और इतनी गंदगी और इतना गुंडागर्दी, उससे ये दूर हट जाते हैं। लेकिन अब बात वही चीज कि इसका कोई चारा नहीं है। अब आप चाहते हैं कि लोगों के पास ताकत हो, लोग वोट दे के फैसला करें, तो ये होगा ही होगा। ठीक है, और अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं इतनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो ये भी गलत बात है कि फिर बची 4 पार्टी बची बस, और वो चारों की चारों अगर भ्रष्ट है तो फिर मतलब वो देश निकल नहीं पाएगा उससे। तो ये भी एक फॉल्टी सिस्टम है। तो इस वजह से सबको ये अधिकार देना भी जरूरी है कि सब लोग चुनाव लड़े। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सब ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज को चुना, क्योंकि ये है कि इन लॉन्ग रन ये काम आएगा। और लॉन्ग रन में क्यों काम आएगा, क्योंकि जैसे पॉलिटिशियंस हैं, इनके बारे में हमने देखा कि पॉलिटिशियंस बेसिकली बस इस तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं कि हमारी ताकत ना जाए,
और ताकत ना जाए तभी पॉसिबल होगा कि जो वो ढंग के काम करेंगे। तो ये कैरेट एंड स्टिक वाली चीज है कि अगर आप ढंग का काम नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में हटा दिए जाएंगे, ढंग का काम करेंगे तो अगली बार फिर से चुन के आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पावर में रहें तो मजबूरन आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज है। अब इसके बाद आता है कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसा है। तो हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में हम जैसे देखते हैं कि 2 लेवल पे चुनाव होते हैं। एक लेवल पे चुनाव जिसको लोकसभा चुनाव कहते हैं, जिसमें से चुन के आते हैं सांसद जो कि इंडियन पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये सेंटर की गवर्नमेंट है। और अलग अलग राज्यों के लेवल पे चुनाव होते हैं, वहां पे राज्यों की जो सरकार बनती है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसे यूपी की विधानसभा है और ये हिंदुस्तान की संसद है। तो यहाँ पे एमएलए चुने जाते हैं स्टेट के लेवल पे। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हिंदी में विधायक कहते हैं। यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपीज। और हर 5-5 साल में इनका चुनाव होता है। और इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर है कि बार बार लड़ाई झगड़ा ना हो कि ये अगर कोई फैसला लिया जाना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा। तो बार बार ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो, तो इनकी पावर्स डिसाइडेड है। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी कि ये फैसले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे कि डिफेंस के फैसले, किससे युद्ध करना है और किससे दोस्ती रखनी है, किससे सामान मंगाना है, किसको बेचना है। ये डिफेंस वाली चीजें, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी का सिस्टम, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, इन सब चीजों से जुड़े फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। कुछ फैसले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं जिनको स्टेट लिस्ट में आता है। पुलिस स्टेट का फंक्शन है। ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट के अंडर आता है। सिंचाई, नाले बनने हैं कहीं पे और किस तरीके से क्या हिसाब होगा, तो ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, जमीन का लेन देन, ये सब चीजें आती हैं स्टेट गवर्नमेंट में। और कुछ होते हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करेंगी। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, ऐसे कई मुद्दों पे इनका मिली जुली एक चीज होगी कॉन्करेंट लिस्ट की। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीजों में फैसला कर सकती है कि हम ये चीज मानेंगे, हम ये चीज को अलग तरीके से करेंगे। तो वो बैलेंस बना लेते हैं कि अब जैसे कोई स्टेट चाहता है कि हमारे एजुकेशन में ये चीज पढ़ाई जाए, तो ये इसको स्टेट को सेंट्रल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ये वाले चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये चैप्टर्स हटाना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट जो उस जगह के जंगल हैं तो वहां पे क्या जो चीजें हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर इनके बीच में होता है। तो ये एक हो गए जनरल इलेक्शंस जो कि टाइम पे हर 5-5 साल में होते हैं। और अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं बाय इलेक्शंस में आता है। ठीक है, तो किसी की डेथ होती है या कोई रिजाइन करता है तो जो चुनाव होते हैं उस वेकेंट सीट को भरने के लिए इसको कहते हैं बाय इलेक्शंस। और इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। जैसे ही सीट वेकेंट होती है 6 महीने के अंदर आपको बाय इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। और द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इन बाय इलेक्शंस इज इलेक्टेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द हाउस। अब जैसे 5 साल के लिए कोई सांसद चुना गया, 2 साल में उसकी डेथ हो गई तो बचा 3 साल, तो वहां पे जो बाय इलेक्शंस होगा वो 3 साल के लिए ही रहेगा। वो जब अगला चुनाव आएगा तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि यार मेरा तो 3 साल ही हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का माना जाएगा। और जनरल इलेक्शंस, ये तो सिंपल सी जो चीज है जो हर 5 साल में होते हैं। और यहाँ पे जो चुने जाएंगे इनको फुल टर्म मिलता है 5 सालों का। इसके बाद अगला टर्म था हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जैसे कि हमें यहाँ से राजस्थान का हमें एक मैप मिलता है कि अलग अलग, जैसे हमने हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों को डिवाइड किया जनसंख्या के हिसाब से। तो इक्वल पॉपुलेशन के एक हिस्सा, इक्वल पॉपुलेशन का दूसरा हिस्सा, इक्वल पॉपुलेशन का तीसरा हिस्सा, इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। तो ये है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव, तो इसमें आप देख पाएंगे जैसे बाड़मेर है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है, बहुत कम लोग, मतलब यहाँ डेंसिटी कम है, तो इतना बड़ा इलाका है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जोधपुर, ये थोड़ा शहर वाला इलाका है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो उतनी ही जनसंख्या है लेकिन ये एरिया कम है। इस तरीके से लोकसभा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, राज्यसभा या स्टेट्स के लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, इनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें दिखाई दे रही हैं, कर्नाटक की ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और अगर हम हिंदुस्तान के सेंस में देखें तो लोकसभा इलेक्शंस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पूरे हिंदुस्तान को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद आएगा। और आप देख पाएंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जितना भी आपको रेड में दिख रहे हैं ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे अलग अलग पार्टीज शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट्स को उतारेंगी और जो बनेगा शेड्यूल कास्ट का ही सांसद बनेगा। और जो ग्रीन वाले हैं ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये ट्राइबल इलाके जहां पे ज्यादा हैं, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा आएगा जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। जम्मू कश्मीर फिलहाल इस वाले में, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं दिखाई गई क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक। और वैसे भी जब था भी तब भी यहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेंस बनता है। तो खैर, अब जैसे पंजाब, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और दूसरी तरफ पंजाब में जब राज्य का चुनाव होगा तो राज्य के चुनाव पे अब और आप देख पाएंगे छोटे छोटे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो जब राज्य का चुनाव होता है तो उसमें और छोटे लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनते हैं, तो इसमें कई सारे बन रहे हैं। तो जैसे हिंदुस्तान में अगर स्टेट असेंबलीज की बात करी जाए तो 4123 इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो हर स्टेट भी डिवाइडेड है इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाएगा। और जो लोग यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुन के आते हैं इन्हें कहा जाता है एमएलए या विधायक। और द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर, इसी तरीके से जब पंचायत या म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे तो अब इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर फिर अलग अलग वार्ड है, उन वार्ड्स को फिर कहा जाता है कि ये म्युनिसिपल वार्ड्स हैं और उन लेवल पे चुनाव होंगे। हर वार्ड से एक जो भी आएगा पार्षद जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होगा। तो सीट्स का बंटवारा होता है। अब आता है रिजर्व सीट्स। रिजर्व सीट्स वही चीज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या फिर वुमेन के लिए या ओबीसीज के लिए जो रिजर्व सीटें रखी गई, इनको कहा जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका यही मतलब था कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। जब इनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे तब इनके जो कानून बनेंगे उन कानूनों में इनके लिए भी सोचा जाएगा, इनकी नजर से भी एक बार को देखा जाएगा। तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे। और जो भी शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट जो भी उस समुदाय से आता है वही वहां पे खड़े हो सकते हैं। अगर फिलहाल करंट लोकसभा में देखें तो 84 सीट्स ये जैसे आ सकता है, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हाउ पार्टीज फेयर्ड इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये एक आर्टिकल हमने लिया है। तो जैसे यूपी में शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 17, वेस्ट बंगाल में 10। तो हर राज्य में कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट की सीट्स हैं और कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स हैं, और इसमें अलग अलग पार्टीज जैसे जैसे जीतती हैं। तो जनरल अगर हम देखें लोकसभा के लेवल पे तो जनरल के लिए 412 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट 84 सीटें, शेड्यूल ट्राइब्स 47 सीटें।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे और हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो जैसे ओबीसीज के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनके लिए भी रिजर्व सीट्स का प्रावधान है। However, the seats reserved varies from state to state, हर राज्य के लेवल पे अलग अलग है। और 1/3 सीटें जितने भी लोकल अर्बन बॉडीज हैं या फिर रूरल बॉडीज हैं, इसमें 1/3 सीटें रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अभी लोकसभा या इनके लेवल पे अभी वही वुमेन रिजर्वेशन बिल जब आएगा तब की बात अलग है। अभी लोकल बॉडीज में 1/3 इनको दे दिया गया। अब जैसे ये बिहार का अभी कास्ट सेंसस हुआ, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जितना भी पूरा समाज है वो अलग अलग मतलब परसेंटेज क्या है इनकी कास्ट का। तो बैकवर्ड क्लासेस करीब करीब 27% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36% है, शेड्यूल कास्ट 20% के आसपास आबादी है, शेड्यूल ट्राइब 1% के आसपास आबादी है, और अनरिजर्व कैटेगरी, ये जो जनरल कैटेगरी हम जिसे कहते हैं, ये है 15% 16% के आसपास। तो जनरल कैटेगरी या फिर जिसको हम कहेंगे अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो जो अपर क्लासेस के लोग, ये 15-16% है, और बाकी सब जितने लोग हैं ये सब बैकवर्ड हैं या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और इसी वजह से इनका रिप्रेजेंटेशन इस सेंस में दिया गया। अब अगला आता है वोटर लिस्ट। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में सब लोग वोट देके फैसला करेंगे कि कौन सरकार बनाएगा। तो इस तरीके से हर इलाके की वोटर लिस्ट बनती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पे नाम लिखा है, पिता का नाम, मकान संख्या, उम्र एंड जेंडर, और जो इनका वोटर आईडी का नंबर है वो नंबर भी होता है। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो जाता है कि इस इलाके में इतने लोग रहते हैं, और जैसे जैसे वोट देने आएंगे तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ इनने वोट दिया है, इनने वोट नहीं दिया है, इतने लोग ने पार्टिसिपेट किया वोट मतलब ये इलेक्शंस में। ठीक है, तो ये सब चीजें, और इसको कहा जाता है वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल भी इसको कहा जाता है। और ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि 18 साल की उम्र से ज्यादा के सब लोग वोट देंगे, इसके चलते ये सब बनाना जरूरी है। और हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो वोट दे रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, जेंडर। कुछ क्रिमिनल्स या तो फिर जो मेंटली रिटार्डेड या अनसाउंड माइंड के, इनको एक बार को डिनाई कर दिया जाता है राइट टू वोट, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों के नाम इकट्ठा करे जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं। और लोग भी जाते हैं अपने अपने लेवल पे चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम कंफर्म कराने के लिए। इनसे भी कहा जाता है कि थोड़ा आप भी करिए, बाकी सरकार की जिम्मेदारी तो है। इस तरीके से एपिक बनता है जिसको कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको वोटर आईडी भी कहते हैं, और ये एक आइडेंटिफिकेशन है। इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, कि जिस आदमी को भी चुनाव लड़ना है वो इस तरीके से प्रत्याशी फॉर्म इसको हम कहेंगे, तो नॉमिनेशन फॉर्म। तो जो भी वोटर होगा, जो भी जिसको चुनाव में खड़ा होना है, इसको पहली बात तो क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, वोट देने के लिए 18 साल, चुनाव में खड़े होने के लिए 25 साल। और आपको ये कई सारी चीजें इसमें भरनी पड़ती है नॉमिनेशन फॉर्म के सेंस में। और इसके बाद कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें क्रिमिनल्स के लिए, जैसे रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं कि जिस पे साबित हो चुका है कि ये गुनहगार है, वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर पेंडिंग चल रहा है तो चुनाव लड़ सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारती हैं, और ये कैंडिडेट्स इनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल यूज कर सकते हैं, और इनकी पार्टी का सपोर्ट इनको मिलता है, और इस चीज को कहते हैं पार्टी टिकट। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक कटिंग लगाई है, ये बीएसपी पार्टी, इन्होंने जैसे अपने प्रत्याशियों के नाम रखे हैं कि विधानसभा क्षेत्र का नाम दिमनी, ये सामान्य सीट है यानी जनरल कैटेगरी सीट है, और ये मुरैना जिले की है। तो यहां से बलबीर सिंह डिंडोतिया ये जो है ये चुनाव लड़ेंगे बसपा के अंडर। तो एक तरीके से ये इनको पार्टी ने टिकट दिया है
इस चीज को कहते हैं पार्टी टिकट। तो इनको बसपा का चुनाव चिन्ह यूज करने का मौका मिलेगा, और जिस आदमी को इससे फायदा ये होता है प्रत्याशियों का कि अब बलबीर सिंह डिडोतिया ये जो है, इनको शायद इतने लोग नहीं जानते हो, लेकिन मायावती और बीएसपी को लोग जानते होंगे। तो जो लोग बीएसपी को वोट देना चाह रहे हैं, टिकट जिसको मिल गया, रास्ता इसी को वोट देके है, तो इससे जीतने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है पार्टी टिकट का। और यहीं से जैसे चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में आता है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात आती है कि अब आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो आप इंडिपेंडेंट अगर खड़े हो गए तो आपको इतना शायद आप पे पैसा ना हो, और कितना पैसा आप लगाओगे, किसी बड़ी पार्टी का रिकॉग्निशन आपको मिल गया कि इस पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, तो आपकी जीतने की संभावना कहीं बढ़ जाती है, एक बड़ी पार्टी का साथ मिल जाता है। तो देखेंगे आगे। तो खैर, पार्टी टिकट आपको आइडिया लग गया होगा। तो लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ पैसा जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और जैसे अब यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के सेंस में बात करते हैं, एज पर द रूल्स सेट बाय इलेक्शन कमीशन, लोकसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको 25,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं तो शेड्यूल कास्ट के तो 12,500, शेड्यूल ट्राइब के तो 5,000 रुपए, ये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। और आपकी सीट में जितने भी वोटर हैं, 1/6 ऑफ द वोटर का वोट अगर आपको मिलता है तो ये पैसा आपको वापस हो जाएगा, और 1/6 से कम अगर आपको वोट मिलता है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल, अब यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स राज्य में जैसे खड़े हुए, इतने लोग खड़े हुए चुनाव में, और करीब करीब 850 में से 750 लोगों का डिपॉजिट जमा हो गया। 1/6 ऑफ द वोट, इतने सारे लोग खड़े हुए, 1/6 ऑफ द वोट, कितने लोग होंगे जिनको 1/6 ऑफ द वोट नहीं मिलेगा? 1/6 ऑफ द वोट का मतलब 15%, 16% वोट कम से कम। तो जिनको नहीं मिला, 750 लोगों की जमानत जब्त हो गई, सिक्योरिटी इनका जब्त हो गया, वापस नहीं मिलेगा। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स लूजिंग डिपॉजिट, तो यानी कि 85% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाती है। तो अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आपको 25,000 रुपए देना पड़ेगा, और इतना वोट नहीं मिला अगर 15-20%, तो ये इतना आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो आर कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर मोर देन 16% ऑफ द टोटल वोट्स, तो यानी कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अब यहाँ पे जैसे कंट्री वाइड पिक्चर दिखाई गई है, तो लोकसभा चुनाव 2019 की बात करते हैं, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स लड़े चुनाव? 8,000। लोकसभा 2019 8,000 कैंडिडेट्स चुनाव लड़े, जिसमें से 3,500 इंडिपेंडेंट थे, यानी कि निर्दलीय थे। ठीक, और निर्दलीय में से जीते 4। तो ये भी होता है, जिनको पार्टी टिकट नहीं मिलता वो निर्दलीय लड़ जाते हैं। और कितने सारे लोगों की जमानत जब्त होती है? 85%। तो पोलिंग लॉसेस है ये भी जैसे एक आर्टिकल है। विधानसभा या स्टेट लेवल के इलेक्शंस के लिए 10,000 रुपए सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा। और कितना कितना पैसा लोगों ने खोया, ये इस चीज का रिकॉर्ड है। तो जैसे साल 2013 में करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए जमानत जब्त होने के आए एक राज्य से। ये कर्नाटक इलेक्शंस है 2013 के, कर्नाटक इलेक्शंस 2013, 2.5 करोड़ रुपए जमानत जब्त हुई है लोगों की, ऐसे ही 10-10 हजार रुपए कर करके। इसके बाद 2014 के चुनाव का ये आर्टिकल है, तो 90% ऑफ द बीएसपी कैंडिडेट्स लॉस्ट डिपॉजिट। हम किसी पार्टी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आइडिया के सेंस में एक आर्टिकल जैसे अखबारों में निकलते हैं, तो बीजेपी इनके 450 करीब कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, इन्होंने 280 सीट करीब जीती, और 60 कैंडिडेट्स ने अपनी जमानत इनकी जब्त की। बीएसपी 500 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 450 की जमानत जब्त हुई। तो ये चीज होता है जमानत जब्त होना। अब इसके बाद एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हर कैंडिडेट को
जो अपना ये लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अपने फुल डिटेल्स देने पड़ेंगे कि आप पे कोई क्रिमिनल केसेस है या नहीं जो चल रहे हो। इसके बाद आपको अपना डिटेल्स ऑफ एसेट्स बताना पड़ेगा, अपने लायबिलिटीज बताना पड़ेगा, आपके और आपकी फैमिली के, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताना पड़ेगा, जिससे कि इस सेंस में कि जो जनता है, जनता को पता हो कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग लोग, जो 10 लोग खड़े हैं, तो इसमें क्रिमिनल को कितने लोग हैं, कितने लोग करोड़पति हैं, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग अनपढ़, तो कम से कम उन्हें पता रहे। किसी को मना नहीं किया गया है, लेकिन जनता को पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब वही वाली जैसे चीज है कि आप कुछ भी चीज मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन आपको लिखना जरूर पड़ेगा कि इसमें डाला क्या है आपने। ठीक है, वो लिखना जरूर पड़ेगा कि कम से कम कंज्यूमर को पता हो, जिससे कि कंज्यूमर सही फैसले लेने की तरफ बढ़ सके। और सही फैसले आप लो, सही लोगों को चुनो, यही डेमोक्रेसी का असली तत्व है। अब इसके बाद ये है ग्राफ क्रिमिनल केसेस का, कि जितने सांसदों पे क्रिमिनल केसेस हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि साल 2009 में 30% ऐसे लोग थे जिन पे क्रिमिनल केसेस थे, 14% ऐसे थे जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस थे, रेप, किडनैपिंग, मर्डर, ये वाले केसेस। और हम ये देखते हैं कि ये जो परसेंटेज क्रिमिनल्स का ये बढ़ते जा रहा है, तो हमें कम से कम पता तो है। अब ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है कि ऐसे क्रिमिनल्स क्यों जा पा रहे हैं वहां पे, संसद में कैसे चुन के जा पा रहे हैं। अब जब संसद में क्रिमिनल्स ही बैठे हैं, तो वो ऐसा कानून क्यों लाएंगे कि वो क्रिमिनल्स को खत्म करे या फिर कुछ बेटरमेंट करे। कम से कम हम रोक नहीं पा रहे हैं, वो तो एक अलग चैलेंज है। हमें कम से कम पता तो है कि हाँ इतने % लोग क्रिमिनल्स हैं, और ये क्यों हो पा रहा है, इसी वजह से कि आपको बताना पड़ेगा चुनाव लड़ने से पहले कि आप पे कोई केस है कि नहीं। और ये भी एक चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हम हर देख रहे हैं, साल 2019 तक आते आते 43% क्रिमिनल्स हैं। तो क्या हम ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां एक ऐसा वक्त आएगा जहां 80% क्रिमिनल्स होंगे, 90% क्रिमिनल्स हैं? क्या उस भविष्य की तरफ हम जा रहे हैं? चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ज्यादा है, अलार्मिंग है। कह लीजिए, जो आप ये बात बोलते हैं, देख चुनाव कौन जीतेगा? जिसके पास बेतहाशा पैसा होगा। होल्डिंग्स, पैम्पलेट्स, एडवर्टीजमेंट्स, अखबारों में इतना इतना छपाना, मैगजीन्स में छपाना, न्यूज चैनल में। हाँ, आप दिखोगे तभी बिकोगे। एड, ये तो करना ही करना है पड़ेगा आपको। अब जैसे मान लो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ठीक, मैं चुनाव लड़ने का घोषणा करता हूं, मेरे अपनी गली मोहल्ले के लोग नहीं जान पाएंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और आदमी वोट कैसे देगा? जिसके बारे में कम से कम सुना होगा, देखा होगा, जानता होगा, 4 लोग से जिसकी तारीफ सुनी होगी, उसको वोट देगा। मेरे बारे में कोई आदमी क्या जानेगा? मेरे अपनी गली तक को नहीं पता चलेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मोहल्ले की तो बात जाने दो, शहर की तो बात ही जाने दो, मैं कितने पैम्पलेट, बैनर, होल्डिंग लगवाऊंगा, मैं कितना रेडियो में ऐड करवा सकता हूं। जिनका नाम होगा, 2-3 बड़े नाम, उन्हीं को आदमी वोट देगा। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है। तो चुनाव कौन जीतेगा? जिसमें बेतहाशा पैसा होगा। बेतहाशा पैसा कहां से आएगा? माफिया, माफिया, ऐसे सब लोग, इनका पैसा आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी पार्टी में इतना पैसा होगा कि आप इतने पैम्पलेट, बैनर, होल्डिंग, एड, कार्यकर्ता, ये सब करा पाए। ठीक है, तो ये पार्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कई सारे पार्टीज को ऐसा पनिश भी किया गया। इसके बाद आता है इलेक्शन कैंपेन्स। इलेक्शन कैंपेन्स का मतलब यही चीज कि लोग प्रचार करना, वो पूरा इसी में आ गया। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्लोगन्स दिए जाते। जैसे कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के अंडर, इन्होंने गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, तो नारा एक दिया जाता है, स्लोगन बनाया जाता है। जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का दिया था कि लोकतंत्र को बचाओ। लेफ्ट फ्रंट ने लैंड टू द टिलर,
टिलर का मतलब जो खेती करता है, तो जो खेती कर रहा है उसी को जमीन मिले। तो ऐसे अलग अलग ये दिए जाते हैं स्लोगन्स, ये अभी हाल फिलहाल के स्लोगन्स हैं। तो ऐसा स्लोगन्स दिए जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स में काफी काम होता है। ठीक है, तो ये स्लोगन्स का पूरा हो गया काम। पोस्ट इमरजेंसी अपोजिशन ने नारा दिया था। ये नारे हैं अलग अलग। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगाई थी, इसमें इंदिरा गांधी का काफी अपोजिशन हुआ। तो अपोजिशन, ये इंदिरा हटाओ देश बचाओ का मतलब ये इस सेंस में था कि इंदिरा गांधी अगर आ गई दोबारा से तो ये डिक्टेटर बन जाएगी, चुनाव का सिस्टम खत्म कर देगी, डेमोक्रेसी खत्म कर देगी। तो उस बात पे एम्फेसाइज करने के लिए नारा बनाया कुछ लोगों ने। अब आप इसे सही कहें गलत कहें जो कहें, आपका देखने का नजरिया है। हो सकता है, लेकिन होते नहीं है आमतौर पे, कुछ एक्शन ऐसा ज्यादा होता नहीं। अब सरकार लेने पे ही आ जाए एक्शन, ले ही सकती है। खैर, टू रेगुलेट कैंपेन्स, इन कैंपेन्स को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन कई तरीकों से ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि जैसे कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट किसी भी हाल में घूस नहीं दे सकता, वोटरों को डरा धमका नहीं सकता है कि हमें वोट नहीं दिया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कास्ट या रिलीजन के लिए अपील नहीं कर सकता कि हमारा धर्म खतरे में, हमारी जात खतरे में, खतरा नहीं दिखाना आपको कहीं पे भी। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। कायदे से होनी चाहिए, होती नहीं है, ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को इतनी ताकत है कि अगर वो ये देख ले कि हाँ, ये जो पार्टी है या ये जो प्रत्याशी है ये इस तरीके से बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो एक्शन ले सकते हैं, जीते हुए प्रत्याशी को हटा सकते हैं अगर पता चल जाए कि इन्होंने ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। इतनी पावर है इलेक्शन कमीशन को। करता नहीं है कुछ, वो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है। ये भी चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है। तभी आपको चाहिए पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट, वरना क्यों पढ़ाया जाता है? दुनिया अगर इतनी खुशगवार होती है, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी ना। ठीक है, अब जैसे यही चीज है, ये पूरी राजनीति का बेस ही यही है कि धर्म खतरे में, जात खतरे में, ऐसा वैसा हर कोई बोलता रहता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन कायदे से ये प्रिंसिपल्स है कि आपको ये नहीं करना है। इसके बाद लिमिट लगा रखी है, लोकसभा चुनाव में आप 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, कि जिसपे कम पैसा है उसको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी ना हो। खैर, इसका भी ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है कि बस दिखाने की बातें हैं, एक्चुअली कितना पैसा खर्च होता है वो तो भगवान ही जाने कितना होता है। और असेंबली इलेक्शंस में 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, और ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी है। 10 लाख रुपए क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेंस में, अगर आप चुनाव लड़ने पे आ जाओ, इतने बैनर्स, होल्डिंग्स, ये वो। और अगर इलेक्शन कमीशन को पता चले या फिर कुछ एक्शन लेना चाहे कि ये रूल्स तोड़े गए हैं, तो ये मतलब ये कैंडिडेटचर खत्म कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। और इन द पॉलिटिकल पार्टीज, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एग्री करना पड़ता है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। एक्चुअली कितना हो पाता है में तो अलग बात है। जैसे ये एक आर्टिकल है 2013 का आर्टिकल है कि कितने एमएलएज ने कितना कितना खर्च किया। तो कहीं कोई एमएलए ऐसे भी है जो 2 लाख 3 लाख खर्च कर रहे हैं, ऐसे भी एमएलए जो एक एक सीट पे कितना कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे जैसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप का यूज आपको नहीं करना फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि आप किसी धार्मिक जगहों से इलेक्शन चुनावी रैली कर रहे हो, कि आप धर्म को सिंबल बना रहे हो, ये करना मना है। ले सकती है, लेना भी चाहिए, लिया नहीं जाता है, चैलेंज है। करते हैं कई बार।
अब जैसे यही वाला पॉइंट है कि आप सरकारी व्हीकल्स का, सरकारी एयरक्राफ्ट्स का यूज नहीं कर सकते हैं फॉर इलेक्शंस। कि आपको चुनाव में रैली करनी है 4 जगहों पे, तो आप इंडियन एयरफोर्स का प्लेन लेके आप घूम रहे हैं, ये गलत है। कई बार ये सरकारी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, कई बार नेता लोग करते हैं, गलत करते हैं, एक्शन होना चाहिए, नहीं होता है वो अलग बात है। लेकिन ये एक रूल है कि आप सरकार के संसाधनों का यूज अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करो। और आमतौर पे फायदा रूलिंग पार्टी को होता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास सरकार के संसाधन है और सवाल कौन उठाएगा और सवाल कौन उठा पाएगा। और एक और चीज, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाए कि चुनाव की घोषणा हो जाए, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स उस टाइम पे फाउंडेशन स्टोन्स नहीं लगा सकते किसी नए प्रोजेक्ट का, कि इलेक्शन की घोषणा हो गई और यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन कर दिया कि हम इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाने वाले हैं। क्योंकि इम्प्रैक्टिकल बात है कि महीने भर में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको ये अस्पताल तो खत्म होगा नहीं, और अगर आप हार जाओ तो क्या पता आपका प्रोजेक्ट भी पड़ा रह जाए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि आप लोगों की आंखों में धूल झोल रहे हो कि अब चुनाव आ गए तो फिर आप ये काम कर रहे हो, आपको यही काम करना था, पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज मना करी गई है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप किसी भी चीज का उद्घाटन या शिलान्यास कि हम यहाँ पे ये बनवाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन आपको उस टाइम पे नहीं लेना है, और कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं करने हैं उस टाइम के आसपास। ये सब करने का टाइम पहले था। अब इसके बाद ये इलेक्शंस कैंपेन हो गया कि चुनाव लड़ने से कि स्टार्टिंग से हमने देखा कैसे पार्टी से टिकट मिलता है, किस तरीके से आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स से होते हुए अब फाइनली आता है काउंटिंग डे। तो पोलिंग डे आता है जहां पे वोटर कास्ट करते हैं अपने वोट इलेक्शन डे में, और इन सारे वोटों की चुनाव, ये इनको पोलिंग बूथ कहा जाता है, जहां पे ये पोलिंग होती है, जहां पे एक्चुअली वोट दिए जाते हैं। और ये अक्सर किसी लोकल स्कूल में होता है या अक्सर किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं। और पोलिंग, जब ये पूरा वोटर जाते हैं बूथ में, तो इलेक्शन ऑफिशियल्स इन पे इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इनके मार्क एक लगाते हैं इनके उंगलियों पे कि इन्होंने वोट दिया है कि नहीं। और इस तरीके से पूरा वोटिंग का सिस्टम होता है। और पहले के टाइम में एक बैलेट पेपर का यूज किया जाता था, इसमें स्टैंप लगाया जाता था। आज के टाइम पे ईवीएम मशीन्स आ गए, तो आप बटन दबा के फैसला करते हैं। पहले एक्चुअली पर्ची में मुहर मारनी पड़ती थी, और इसके भी कई सारे ड्रॉबैक्स थे, और ईवीएम के भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। अब हर चीज के जैसे पहलू होते हैं। बैलेट पेपर खराब बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी इलाके में किसी पार्टी को पता है कि यार ये इलाके में हमें वोट नहीं मिलेगा, तो बैलेट पेपर है तो कागज ही, वो कागज जहां पे है वो पानी डाल दिया, स्याही डाल दी, तो बैलेट पेपर खराब हो गया। अब आप उसे निकालोगे तो खराब है। तो आराम से इसको टेम्पर किया जा सकता है। इसकी काउंटिंग मुश्किल है। हाँ, तो वही चीज जैसे ईवीएम्स का भी डिसएडवांटेज है कि ये हैक होने का इसमें चांस है। तो हर चीज है, दोनों पहलू हैं। बैलेट पेपर गिनना मुश्किल है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको सही रुझान नहीं पता चलते हैं, कितना परसेंट किसने दिया, कितना क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक है तो ये डेटा बड़ा अच्छा से निकाल लेती है। लेकिन वही चीज कि अपने अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं। तो बैलेट शीट और फिर आज के टाइम में ईवीएम्स। अच्छा, हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हैं इनको हम डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? तो पहली चीज ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाती है, और इसको एक तरीके से इंडिपेंडेंस है। जैसे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस है, ऐसे इलेक्शन कमीशन को भी इंडिपेंडेंस है। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ है इलेक्शन कमीशन का, इसके पास खूब सारी पावर्स हैं, और एक बार ये चुन लिया जाता है तो इसको हटाना बहुत मुश्किल है। इवन द रूलिंग पार्टी या सरकार भी अगर चाहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दे, तो ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके कई सारे अलग अलग तरह के काम हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन करना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ पे वोटर की चुनाव की तारीख कब होगी,
इनका डेट्स एंड शेड्यूल क्या होगा। इसके बाद और भी जितना भी ये डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का काम है, इलेक्शन एक्सपेंसेस कितना आप खर्चा कर सकते हो, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और बाकी सब जितने भी चैलेंजेस हैं कि कोई अगर रूल तोड़ता है तो आप एक्शन लोगे कि नहीं लोगे, ये सब तरह के काम, नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की लोगों ने सही अपने डिटेल्स भरे हैं कि नहीं, ये सब चीजों का काम इलेक्शन कमीशन करता है। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक, कोड ऑफ कॉन्डक्ट तक, और टू प्रिवेंट द यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स, सरकार में जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं ये अपने हिसाब से चीजों को फायदा ना उठा पाए, तो इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे है कि ये चुनाव करवाएगा। और चुनाव में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ये इस टाइम पे, चुनाव के टाइम में इन द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये सरकार के अंडर काम नहीं करते, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं उस टाइम। ठीक है, चलिए आज के लिए एंड करते हैं। और बहुत छोटा सा ही पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, बहुत हल्का फुल्का ही, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी कोई डाउट अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मतलब, गवर्नमेंट रिसोर्सेज जैसा कि मैंने बताया वही चीज कि आपको 4 शहरों में जाना है, आप सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करो, अपनी पार्टी की चीजों का इस्तेमाल करें, उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, उनके प्लेन्स का इस्तेमाल करें। और क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसके 2 वजह हैं। क्रिमिनल्स को टिकट एक्चुअली क्रिमिनल समझ के नहीं देते हैं, पैसे वाले को टिकट देते हैं, और पैसे वाले लोग क्रिमिनल्स निकलते हैं, वो अलग बात है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को कभी वोट नहीं दे, मतलब टिकट नहीं देते हैं कि हम तो अपराधी कोई चुनाव लड़ाएंगे, नहीं, हमें जो पैसा देगा हम उसे लड़वाएंगे, और जो पैसा देगा वो क्रिमिनल है, माफिया है, वो फिर अलग चीज आती है। देखिए यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग समाज सुधारने नहीं बैठे, आधे के 90% लोग समाज सुधारने नहीं बैठे, दिक्कत ये है। और इसीलिए तो कहा जाता है अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, करना चाहिए, कई देशों में हुए हैं, होना चाहिए। लेकिन पॉइंट वही चीज है, राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला मोटिव यह हमें चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतना है, समाज बदलेगा, समाज का सुधार होगा, वो सब तो बात की बात है, चुनाव हमें जीतना है। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं उनका एक ये पेशे के जैसा है, उनके लिए ये पेशा है कि अगर आप इस पार्टी में गए, यार ये छोटी सी पार्टी है, चुनाव जीतेगी नहीं, तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे, 30 साल राजनीति में रहोगे और कोई छोटे मोटे लेवल तक रह पाओगे। ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया तो इसमें आप ऊंचे बढ़ सकते हैं कि आपका मुख्यमंत्री बन जाए, और एक बार आप अगर विधायक बन जाए तो 100 करोड़ रुपए तो ऐसे ही अंदर हो जाते हैं। तो पेशे के जैसा है कि इस पार्टी को ज्वाइन किया, हाँ, लाख रुपए, लाख सवा लाख रुपए महीना, लेकिन वो सैलरी क्या ही होती है उनके लिए। अगर आपके पास 100 लोग खड़े हैं कि आप बस साइन कर दो, मैं 10 करोड़ देने तैयार हूं, वो होती कमाई। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आरटीओ ऑफिस अगर आप चले जाएं तो वहां पे जितने कई सारे बाबू मिल जाएंगे, तनख्वाह कितनी 20,000 रुपए, लेकिन उनके सामने 1000 लोग खड़ा रहता है 5-5 हजार रुपए लेके कि 5,000 रुपए लो, साइन करा दो साहब, और दिन में उसने 100 साइन करा दिए, 5-5 हजार ले लिया, कितना कमाया दिन का। बाबू होते हैं और कितने कितने उनकी संपत्ति होती है। ये तो सिंपल सा बाबू है। जो पीसीएस ऑफिसर है, सोचिए पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, इनको कितने लोग लाइन में खड़े होते होंगे, साहब साइन कर दो, 10 करोड़ बोलो ले लो, 50 बोलो 50 ले लो, साइन कर दो बस। तो नेता बनने का असली फायदा क्या है? ये है आपका असली फायदा कि आपको बजट आ रहा है कि 2500 करोड़ आपने दे दिया अपने किसी आदमी को कि कर भाई,
ठीक है, तो पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिक मकसद ये नहीं होता कि हमें ये करना है, वो करना है। सबसे पहली बात चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए बेतहाशा पैसा, बेतहाशा ताकत चाहिए, और बेतहाशा पैसा, बेतहाशा ताकत अक्सर माफिया लोगों के पास होती है। तभी पढ़ाया जा रहा है भाई, वरना क्यों पढ़ाते आपको? 9th क्लास में क्यों ये सब सिखा रहे हैं आपको? इसी उम्मीद से सिखा रहे हैं कि उन लोगों ने जो पढ़े लिखे जानकार लोग के समाज बदले, कम से कम बच्चों को भी ये पढ़ा दें कि कम से कम उनके दिमाग में आए तो सही ये सब बातें। तभी पढ़ाया जा रहा है। जो चीजें हो नहीं पाई, जब पढ़ाई जाएंगी तभी शायद कल्पना हो सकती है कि आगे भविष्य में हो। पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो कल्पना भी नहीं होगी। कम से कम कल्पना होना शुरू ही बहुत बड़ी बात है। आज से 100 साल पहले राजा महाराजाओं का राज था, तब तक तो यही सपने थे कि हमें वोट देने का अधिकार मिल जाए। होता ना, धीमे धीमे चेंज होता है। आप अचानक से सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। पहले तो अभी वोट देने का अधिकार मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। अभी 50 साल पहले तो वोट देने का अधिकार मिला है। अभी तो यही वाली लड़ाइयां चल रही हैं। आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद अगर सब कुछ ठीक होता है, दुनिया सही डायरेक्शन बढ़ती, क्या पता तब तक ऐसा हो कि नहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट दोगे तब नेता बन पाओ। क्या पता ऐसा तब शायद वो भविष्य हो। कांस्टेंट स्ट्रगल है, और दुनिया क्या है? यही कांस्टेंट स्ट्रगल है। हर पीढ़ी का अपना अपना स्ट्रगल, अपनी अपनी कहानी।